गुड मॉर्निंग भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही है? बहुत बढ़िया। और अच्छी नहीं चल रही है तो डोंट वरी, हम लोग मिल करके इसे बेहतर बना देंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने 3 टाइप देखे थे, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, उन्हीं का डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आज हम इस लेक्चर में। और साथ में हम लोग पढ़ेंगे कि जो पॉलिनोमियल की डिफरेंट वैल्यूज़ होती है फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल, कि अगर हम वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ अगर इक्वेशन में पुट करते हैं तो उनके रिस्पेक्ट में जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है उसका क्या मतलब है, और जीरोज या रूट्स ऑफ वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते शुरू करते हैं हम सबसे पहले टाइप से, जो कि है लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो बिफोर वी स्टार्ट अबाउट द लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन, लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कि लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन करके आती है, और इसी वजह से इन लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म को हम लोग इन जनरल, मतलब लाइन बनने की वजह से या उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक लाइन होने की वजह से उन्हें लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन को पढ़ने के बारे में, ठीक है ना। सो हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो डिग्री 1 की इक्वेशंस होती हैं वो होती हैं लीनियर इक्वेशंस, और डिग्री 1 की इक्वेशंस क्या होती हैं, जैसे कि यहां पर लिखा है 2x - 3, या कोई दूसरा फंक्शन लेते हैं हम लोग 4x सिंपली -3x (1/√3x). ठीक है, चलिए यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने टोटल 5 इक्वेशंस लिखा है। सबसे पहला है fx = 2x - 3, दूसरा है gx = 4x, और तीसरा है ex = -3x। इन तीनों में इवन फोर्थ 20x = 1/√3x, इन चारों इक्वेशंस में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर वेरिएबल में x लिया है और यहाँ पर भी f g e t करके लिया है, बट ब्रैकेट में मैंने x ही पुट किया है। इसका क्या मतलब है। और सबसे लास्ट वाले इक्वेशन में मैंने ly लिखा है, जहाँ पे ब्रैकेट में मैंने y लिखा है, और यहाँ पर इक्वेशन में भी y लिखा है। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले समझ लेते हैं, क्योंकि जनरल चीज़ें हैं, ये सारी इक्वेशंस में कॉमन रहेंगी, ठीक है ना। सो होता क्या है, किसी भी इक्वेशन को या मैं कहूँ कि किसी एक टर्म को, मैथमेटिकल टर्म को जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शंस, जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे अगर आप मैथ्स लेते हैं तो। फंक्शंस में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड मेथड होती है किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने की, जो होती है f मीन्स फंक्शंस ऑफ x, f(x) मीन्स ये एक फंक्शन है x का, और उसके बाद हम लिखते हैं इक्वेशन को, जैसे कि 3x² - 7x + 5। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन ये जो एक टर्म लिखा हुआ है, मैथमेटिकल टर्म, ये एक फंक्शन है x का। मतलब जैसे जैसे हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे वैसे वैसे हमको डिफरेंट रिप्लाईज मिलेंगे। जैसे कि हमारे मोबाइल में फंक्शंस होते हैं या हमारे टीवी में फंक्शंस होते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक बटन या कोई स्क्रीन पर, जैसे कि हमने कैमरा प्रेस किया तो कैमरा ओपन हो जाता है ना। मीन्स हम अगर कोई कमांड देते हैं मोबाइल को तो उसके रिस्पेक्ट में वो कुछ रिस्पॉन्ड करता है, कि अगर हमने पावर बटन प्रेस की तो हमारा स्क्रीन लाइट अप हो जाता है, या अगर हमने कोई गाने का वॉल्यूम प्रेस किया तो सॉन्ग बजने लग जाता है। तो दीज आर दी फंक्शंस। अगर हम कुछ कमांड दे रहे हैं हमारे मोबाइल को तो उसके रिस्पॉन्स में वो कुछ एक्शन कर रहा है। सेम टू सेम मैथमेटिकल फंक्शंस में भी होता है कि अगर हमने कुछ इनपुट दिया है, x जो वेरिएबल होता है उसके फॉर्म में अगर हमने कुछ इनपुट दिया है तो उसके रिस्पॉन्स में कुछ आउटपुट हमको रिसीव होगा, ठीक है ना। सो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी इक्वेशन को या किसी भी मैथमेटिकल टर्म को रिप्रेजेंट करने का। तो अलग अलग फंक्शंस के नाम अलग अलग करने के लिए मैंने fx, gx, ex, tx, ly लिखा है। साथ में ब्रैकेट में जो x लिखा है उसका मतलब ये होता है कि जो फंक्शन है, जो वेरिएबल है वो x है, इस वजह से इट्स अ फंक्शन ऑफ x।
लास्ट वन क्या है, इट्स अ फंक्शन ऑफ y। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जितने भी 6 एग्जाम्पल्स जो 5 एग्जाम्पल्स जो हमने लिए हैं, ये पांचों के पांचों एग्जाम्पल्स हैं लीनियर इक्वेशंस के। ठीक है ना, जिसमें जो पावर होती है वेरिएबल की, मैक्सिमम पावर जो होती है वो 1 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन जो होती हैं उसके बारे में हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो हाँ जी बच्चों, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, वो हम लोग देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अगर आपको कभी लिखने के लिए बोला जाए या कभी ऑलरेडी कोई इक्वेशन दी हुई है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है या जमाना अरेंज करना है, तो आप कैसे करोगे। उसका तरीका ये होता है fx इज इक्वल्स टू ax प्लस b। ठीक है, जहाँ पर a और b जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट्स हैं एंड दे आर रियल नंबर्स, और जो x है आपका वो क्या है, आपका वेरिएबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, लीनियर इक्वेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन मिले, कोई ऐसा मैथमेटिकल टर्म मिले जिसमें अगर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन की कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, साथ में उसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है दैट इज़ 1, देन दैट पर्टिकुलर मैथमेटिकल टर्म विल बी कंसिडर्ड एज अ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। चलिए अब आते हैं हम लोग डिग्री 2 पर, जो कि होती है स्टैंडर्ड टर्म होता है उसका। ठीक है, डिग्री 1 देख लिया हमने, नाउ डिग्री 2 वो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है बच्चों, हाँ जी, जो डिग्री 2 की है वो सारी की सारी इक्वेशंस क्या होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। क्या होती है, अगेन fx इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। वाई, बिकॉज द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, जहाँ पर इक्वेशन में x की या कहूँ वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। अगला कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, माइनस 17x प्लस 13x स्क्वायर प्लस 3, वाई नहीं है, 3, बस 3 या 3 लिख दो प्लस में। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और देखो 1 बाय रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17y या 17, क्योंकि 2 वेरिएबल नहीं ले सकते हैं इस वजह से मैं अभी सिंगल वेरिएबल ही दे रहा हूँ आपको। सी दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशन। वाई, बिकॉज वी आर हैविंग 2 टर्म्स विथ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और जब ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो फाइनली आपको एक ही टर्म मिलेगा एक्स स्क्वायर का। इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको जानकारी हो गई। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर जो होती है वेरिएबल की वो 2 होगी तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। चलिए ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं इसका। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a, b और c ये तीनों क्या होंगे, कोएफिशिएंट हैं, या हम c को कांस्टेंट बोल सकते हैं कि जो c है वो क्या है, कांस्टेंट है। प्रीवियस लीनियर इक्वेशन में भी जो लास्ट टर्म जो हमारा b था उसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, बट कोएफिशिएंट बोलने में भी कोई समस्या नहीं है। सो a एंड b आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x रिस्पेक्टिवली, एंड c जो है वो आपका कांस्टेंट है। x तो आपको पता है वेरिएबल है, और ये पूरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का।
चलिए थर्ड आता है आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन क्या होती है? हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री क्या हो? 3 हो। क्यूबिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन डिग्री क्या होती है इनकी? इनकी डिग्री होती है 3। मीन्स जो x की या वेरिएबल की, अच्छा इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर मैं यहाँ पे u ले लेता हूँ, ठीक है ना, या t ले लेता हूँ, मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ t। ये एक इक्वेशन है जिसका वेरिएबल कौन है? t है। तो अगर मैं इसे लिखता हूँ कि 5t³ माइनस 3t² प्लस 12t - 17, ठीक है, -17। सो ये क्या हो जाएगा? आपका एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है? t है, लेकिन हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर हम u ले लें तो ये क्या हो जाएगा? लेट्स से हमने लिखा है 2u³ प्लस 13u² माइनस 7u प्लस 5। ये भी क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है बट इसमें जो वेरिएबल है वो है आपका u। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन वो होती है जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की क्या हो? 3 हो। ठीक है, डिग्री 3 की इक्वेशन पॉलिनॉमियल क्यूबिक पॉलिनॉमियल होती है। चलिए इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप, आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, आप बना लोगे। क्या होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म? हाँ जी, ax³ इसमें हम यहाँ लिख देते हैं fx इज इक्वल्स टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस इसमें एक टर्म और ऐड हो जाएगा t। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, अदरवाइज़ आपको फ्यूचर लेक्चर्स के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी या आपको इंटीमेशन नहीं आएगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो आप मिस कर सकते हैं। हम लोग इस चैनल पर पूरे 10th क्लास के मैथ्स के सारे चैप्टर्स करने वाले हैं। अभी चैप्टर 2 चल रहा है, इसके बाद आगे आने वाले चैप्टर्स कंटिन्यूसली इसी लेक्चर सीरीज़ में आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो तीनों जो है ए बी सी, उनको क्या हम बोलेंगे? हाँ जी, कोएफिशिएंट बोलेंगे। डी क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। एक्स क्या है आपका? वेरिएबल है। ठीक है, चलिए तो हमने ये 3 टाइप के जो इक्वेशंस थी, पॉलिनॉमियल इक्वेशंस थी, आपका लीनियर पॉलिनॉमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन और क्यूबिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन, तीनों जो आपके सिलेबस में है हम लोगों ने देख ली है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इनकी वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉलिनॉमियल इक्वेशन होती है, उसमें वेरिएबल की जगह पर अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, फंक्शन में इनपुट देते हैं, तो उसका कुछ आउटपुट मिलेगा, है ना? ठीक है, तो वही आउटपुट कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनॉमियल। क्लियर? देखो, अगर कोई सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं हम लोग, f(x) जो कि है 3x² माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, और ये फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है कि जो x जो इक्वेशन है वो x के साथ इस तरीके से लिंक्ड है। अब अगर आपको बोला कि f(x) की जगह पर आप निकालो f(1) की वैल्यू, या f(1) का मतलब क्या है कि जो फंक्शन है, ये फंक्शन किसका है? x का। इस फंक्शन में x की जगह पर आप 1 पुट करिए, और 1 पुट करने के बाद जो रिप्लाई आता है, जो आंसर मिलता है वो बताइए। तो हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले जो इक्वेशन है उसमें x की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। आई होप आप लोगों को बोर्ड मास आता है। नहीं आता है तो हमारे चैनल पर जाइए, बोर्ड मास या बेसिक मैथमेटिक्स सर्च करिए और आपको सारे वो वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हम लोग
पूरा कंप्लीट बेसिक मैथमेटिक्स सिखाते हैं। किसी भी बच्चे को एटलीस्ट 5th क्लास तक का बेसिक मैथमेटिक्स आना ज़रूरी है, चाहे वो मैथ्स ले या कॉमर्स ले या आर्ट ले, बायो ले, कुछ भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको 5th क्लास तक का बेसिक मैथ्स आना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर आपने क्या हमको बेवकूफ़ समझ रखा है, हमको क्या 5th क्लास तक का मैथ्स नहीं आता है? तो हाँ जी, बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, मैं बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ जिनको बेसिक मैथ्स नहीं आता है। बेसिक मैथ्स मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन जैसी चीज़ें भी नहीं आती हैं, बोर्ड मास जैसी चीज़ें नहीं आती, इवन दो दे नो कि बोर्ड मास होता है, उन्होंने पढ़ा है, बट उनको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है। सो अगर आपको ऐसा होता है आपके साथ कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है बट आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, या आपके किसी भी टीचर ने अगर आपको बोला है कि आप कैलकुलेशंस पे ध्यान दीजिए, तो डेफिनेटली आपको बेसिक मैथ्स नहीं आता। अगर आपको ये नहीं पता है, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर आपको मैं पूछूँ कि 4 8 का एलसीएम बताओ, और अगर आप इसका ऑरली आंसर नहीं दे सकते हो, या अगर मैं आपको बोलूँ 2171 डिवाइडेड बाय 100 का आंसर अगर आप ऑरली नहीं दे सकते हो, या मैं बोलूँ 2.171 इंटू 100 का आंसर अगर आप ऑरली नहीं दे सकते हो, तो इसका मतलब आपको बेसिक मैथ्स नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको ओरली सीखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, बेसिक मैथमेटिक्स सर्च करिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें हमने वो सारी चीज़ें सिखाई हैं जो 5th क्लास तक के मैथमेटिक्स में इंक्लूडेड होती है, जो कि सभी बच्चों को आनी चाहिए। चलिए ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने उसमें ली है, जैसे कि रेशियोज़ को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डेसिमल वाले नंबर्स को इजीली मल्टीप्लिकेशन करना, उनका सब्सट्रैक्शन करना, डेसिमल को हटाना, रिमूव करना या डेसिमल लगाना, जैसे कि इस क्वेश्चन में जो आएगा आंसर, या कुछ बेसिक टर्म्स जो नंबर्स होते हैं उनका इजीली एलसीएम निकालना, या एलसीएम का मतलब क्या होता है एटलीस्ट वो समझना, या चीज़ों को हम, जैसे कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि 4x + 3 = 17, यहाँ पर अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, जो कि अभी हम करेंगे, ठीक है ना, सिंपल टर्म, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो 3 है वो प्लस में लिखा हुआ है, तो इधर जाने पे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये 17 - 3 हो जाएगा। बट और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 4x = 17 - 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर जाने पर डिवाइड में हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में होती है तो इक्वल के साइड आने पर डिवाइड में चली जाती है, या एडिशन में होती है, प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, या हमने ऐसा क्यों नहीं किया, इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने 4x + 3 = 17 को हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि 4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो हम ये x + 3 लिख दें और यहाँ पे 17/4 लिख दें डायरेक्टली। हमने पहले 4 को मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइड में क्यों नहीं लिखा, उसके बाद हम लेकर के आ जाते चाहते तो इसको 3 को बाद में माइनस कर देते। तो ये आंसर सही है या ये आंसर सही है, दोनों में से क्या सही है, ठीक है ना, या कौन सी मेथड सही है, और अगर ये वाला सही है तो ऐसा हम क्यों नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बेसिक मैथमेटिक्स वाले लेक्चर्स में मिल जाएगी। चलिए ठीक है। हाँ, एक और चीज़, ये प्लस होता है तो इसको इधर माइनस में ही क्यों लिखते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में होता है तो डिवाइड में ही क्यों लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक मैथमेटिक्स वाले चैनल पे कंप्लीट चीज़ें मिल जाएंगी, और ये आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको पूरी लाइफ काम में आएगा। ये 5वीं क्लास तक का मैथमेटिक्स है, 5th क्लास तक का मैथ्स है, जो आपको हमेशा काम में आने वाला है, ठीक है ना, चाहे आप मैथ्स लें या नहीं लें। चलिए, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, बात की बात है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो f1 फंक्शन 1 की वैल्यू हमको पता करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये किसका साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 3 × 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 × 1 हो जाएगा, +5, 3 × 1 = 3 ही होता है, 2 × 1 = 2 ही होता है, 5। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड मास करेंगे हम लोग, पहले 5 और 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी प्लस का है और 5 भी प्लस का है, तो 5 + 3 8 हो जाएगा, -2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। इसका मतलब क्या हुआ कि जो f1 की वैल्यू है, ये जो फंक्शन था हमारा, इस फंक्शन में अगर x की जगह पे 1 पुट करें तो उसका आंसर आएगा 6। वहीं अगर हम इसको f3 निकालना है तो क्या करेंगे, फिर से 3 पुट कर देंगे x की जगह पर, x²
यहाँ पर 3 लिखना है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5। सिंप्लीफाई करें, F3 निकालते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5, अगेन 27 एंड 5 को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो क्या आएगा आंसर 32 माइनस 6 दैट इज़ 26। ठीक है, चलिए तो ये आंसर आ गया आपका F3 का। ठीक है, इसका मतलब F3 की या Fx की जगह पे अगर 3 पुट करेंगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू होगी वो होगी 26, 1 पुट करेंगे तो आएगा 6। तो किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में x की या वेरिएबल की जगह पर हम लोग कोई स्पेसिफिक वैल्यू को पुट करके उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का आंसर ला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जो वेरिएबल की वैल्यू है वो प्लस में ही लिखें या हम इंटीज़र ही लिखें, हम डेसिमल में लिख सकते हैं, हम रूट्स में लिख सकते हैं। ठीक है ना, हम चाहें तो हम इस इक्वेशन में f का √3 भी ला सकते थे, यूज़ कर सकते थे। तो हम इस इक्वेशन में क्या करते, जो 3x² माइनस 2x प्लस 5 था, ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं 3√3 का स्क्वायर माइनस 2√3 प्लस 5। चूँकि ये रियल नंबर्स के लिए पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है ना, तो हम x की जगह पर कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ना 3 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होता है √3 इंटू √3 माइनस 2√3, ठीक है, प्लस 5। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आंसर आता है 3 ही आता है, माइनस 2√3। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपको नहीं आती है तो अगेन आई विल सजेस्ट कि आप लोग बेसिक मैथ्स की क्लासेस देखें। ठीक है, 3 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 9 माइनस 2√3 एज इट इज़ प्लस 5, 9 प्लस 5 हो जाएगा आपका 14 माइनस 2√3। अब इसको आप चाहें तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं √3 की वैल्यू पुट करके, या इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो आपका जो फंक्शन जो है उसकी √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 माइनस 2√3। ठीक है, समझ में आया। सो आप किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के अगर वैल्यूज़ पता करने हैं आपको, सिंपल, ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं ले लेता हूँ GT और वो इक्वेशन है 2t³ प्लस 5t² माइनस 7। सिंपल इक्वेशन ली है मैंने। क्या है ये बच्चों, बताओ किस डिग्री की इक्वेशन है ये, डिग्री 3 की इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो कितनी है 3 है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करें, लेट से अगर मुझे इसमें लाना है g-2, ठीक है, अगर इसमें मुझे जो वेरिएबल है उसकी जगह पे -2 पुट करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एज इट इज़ -2 को पुट कर दूंगा t की जगह पर, 5 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 7। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 इंटू -2 का क्यूब क्या होता है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और माइनस माइनस एक बार प्लस हो जाएगा, बट अगेन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, प्लस 5 इंटू -2 का स्क्वायर क्या होगा +4, और ये हो जाएगा -7। नाउ 8 2 ज़ा -16 हो जाएगा, माइनस का साइन है, 2 प्लस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर दोनों प्लस प्लस साइन के हैं तो 5 4 ज़ा 20 -7। यहाँ पर जो 16 है वो भी माइनस है और 7 जो है वो भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, बट साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का जो की है 16, तो ये हो जाएगा -23 प्लस 20। अब -23 एंड प्लस 20 ऐड होकर के क्या हो जाएंगे -3। तो जो हमारा फंक्शन था उसका -2 का वैल्यू जो है वो -3 है। देख लीजिए मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है, अगर की है तो इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को समझा भी रहा हूँ इसलिए। एनीवेज, आप लोगों को कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, स्पेशली सिली मिस्टेक्स तो कतई नहीं करनी है। ठीक है ना, अगर आप सिली मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स कम ला रहे हैं
तो घोर पाप है ये, और उसके लिए आपको बिल्कुल पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, ठीक है ना। आपके नंबर कटने ही चाहिए, स्टेप मार्किंग वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि अगर कोई बच्चा कैलकुलेशन मिस्टेक करता है स्टिल इन 10th क्लास, है ना, तो वो गलत बात है। आपको अपना बेसिक मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। चलिए, तो g-2 की वैल्यू जो है वो -3 आ जाएगी। इस प्रकार से आप जितने भी इक्वेशन चाहें, जितने भी पॉलिनोमियल्स चाहें, उन सभी की वैल्यूज़ डिफरेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जनरली जो किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया जाता है वो gt या fx को ना यूज़ करके y लिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम जानने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जनरली जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है उसको y से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट हम यहाँ पे फंक्शन होता है x का, ठीक है ना, ये फंक्शन होता है x का। तो हम जब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो एक साइड हम यहाँ पर x लिखेंगे और दूसरी साइड हम यहाँ पे y लिखेंगे। तो x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की जो डिफरेंट वैल्यूज़ आती है उसको लेकर के हम लोग क्या प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। इस वजह से हम जनरली पॉलिनोमियल इक्वेशन को y से रिप्रेजेंट करेंगे फ्यूचर में, ठीक है ना। आप इस तरीके से भी करें तो भी उसमें कोई समस्या नहीं है। आप यहाँ पर fx भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ें, हम लोग जीवन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। समझ में आ गया, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। एक बार रिवीजन करना चाहोगे क्या, बता दूँ फिर से। तो आज हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, बेसिक लेक्चर 2 था जिसमें हम लोगों ने देखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, दैट इज़ fx = ax + b। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है हमारी, ठीक है, डिग्री 2 की जो इक्वेशन होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री 2 की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाता है उसका, ax² + bx + c। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, डिग्री 3 की इक्वेशन को क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x³ + bx² + cx + d। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए पॉलिनोमियल इक्वेशन की वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने क्यूबिक इक्वेशन का एक एग्जांपल लिया है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लिया है, और दोनों के लिए हम लोगों ने टोटल 3 एग्जांपल्स देखे हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। हाँ जी बच्चों, तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखते हैं कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, या आप लोगों की बुक्स में जनरली लिखा होगा रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना, कि रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इसको बहुत आसान शब्दों में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में, जैसे कि अगर हम लेते हैं fx, ठीक है, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लेता हूं तो किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में x की या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए इस पूरी की पूरी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू हो वो ज़ीरो हो जाए, कि x की, अब देखा अभी हमने क्या सीखा कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने पर जो पॉलिनोमियल है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं। तो हमको x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि जो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आए, ज़ीरो आए, ठीक है ना। मीन्स ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है fx जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो हमको उसके लिए x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो x की जो वैल्यूज़ होंगी जो हम कैलकुलेट करके या पता करेंगे जिसकी वजह से पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो x की उन वैल्यूज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स या ज़ीरोस ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है ना। अगर आंग्ल भाषा में मैं आपको समझाऊं आसानी से, सो डेफिनेशन बुकिश नहीं है, ठीक है, ये मैं अपने खुद से बना करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो दोज वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल, सॉरी ऑफ अ दोज वैल्यूज ऑफ variable in a polynomial, of variable in a polynomial for which
द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज 0। ठीक है, जैसे कि बहुत सिंपल सा और लिलीपुट टाइप का एग्जाम्पल से हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं देखूं f(x) इज इक्वल्स टू 7x माइनस 3, ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। ठीक है, यह और सिंपल कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 2। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, लीनियर इक्वेशन है। अब हमको क्या पता करना है कि इस इक्वेशन के ज़ीरो या रूट क्या है, मीन्स x की वो कौन सी वैल्यू है जिसको अगर इस जगह पर x की जगह पर पुट करेंगे हम लोग तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब चूँकि हमको इसको क्या लाना है, ऑलरेडी 0 लेकर के आना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वेट कर देंगे। हम ऐसा मान रहे हैं कि हमने x की वो वैल्यू ऑलरेडी पुट कर दी है ना, या ऐसा मान लो कि x की जो वो वैल्यू है वो है p। तो इसका मतलब अगर इस इक्वेशन में मैं p रख दूंगा x की जगह पर तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर x की जगह पे p रखें या x रहने दें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो अब हमको p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू p अगेन एक वेरिएबल है तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो 2 है वो माइनस में है, इक्वल के इस साइड जाने पर क्या हो जाएगा, वो +2 बन जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो अगेन अगली स्टेप में जो 8 होगा वो डिवाइड में चले जाएगा 2 के। अब हम इसको इजीली सिंप्लीफाई करके 1/4 लिख सकते हैं। तो p की वैल्यू या रूट जो होगा x इक्वेशन का वो हो जाएगा 1/4। अब हमने क्या देखा डेफिनेशन से कि दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल फॉर विच, मीन्स अगर उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। तो इसका मतलब 1/4 पुट करने पर आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या 0 आ रहा है। तो 8x की जगह पे 1/4 पुट किया, -2, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 8 इंटू 1/4 -2, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 इंटू 1 -2, अगेन 2 1 ज़ा 2, -2, 2 - 2 इज़ 0। यस, बिल्कुल सही बोला जिसने भी बोला कि भैया जो f(x) फंक्शन है उसमें x की जगह पे 1/4 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा भैया जी, 0 आएगा, समझे। ठीक है, तो जो फंक्शन हमने अभी लिखा इसका जो 1/4 है वो क्या होगा, रूट होगा या उसका 0 होगा, है ना। 0 का मतलब क्या, ऐसा वैल्यू x की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन की वैल्यू को 0 कर दे तो उसको जीरोस बोलते प्यार से। ठीक है ना, तो 2 नाम रख दिया हमने, एक रूट बुक वाला और एक प्यार वाला नाम जीरोस। जैसे आप लोगों के होते हैं घर के प्यारे नाम, वैसे ही इसका प्यारा नाम जीरोस। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो चलिए आज सभा यहीं समाप्त की जाए। आपको अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया इस लेक्चर में, अगर उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अगले लेक्चर में उसको डेफिनेटली क्लियर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के डाउट्स बिल्कुल ना रहें। चीज़ें बहुत आसान है, 10th क्लास का मैथ्स स्पेशली ये पॉलिनोमियल इक्वेशन तो बहुत ईजी चैप्टर है और आप बहुत आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप के चैप्टर्स में तो आपको डाउट नहीं आएंगे, है ना, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इवन दो अगर आपको कोई डाउट आता भी है कमेंट में लिखिए, है ना, हम लोग डेफिनेटली आपका वो जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। और लगातार बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि इसी चैनल पे हम सारे के सारे आपके जो चैप्टर्स हैं 10th क्लास के मैथ्स के कवर करने वाले हैं। 2024 बैच है ये आपका पहला। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर की नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे जल्दी ही। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।